हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपरेशन। आपका 9th और 10th अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। इन 2 दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया? तो किया ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नए एम्स का उद्घाटन किया। वहीं इसे इको फ्रेंडली मैनर में बनाया गया है, इसलिए इसे ग्रीन एम्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा एम्स को ग्रीन एम्स कहते हैं, तो वो कहते हैं बिलासपुर का एम्स को। वहीं इस एम्स को स्थापित किया गया था अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, और वहीं इसे बनाने में 1470 करोड़ यानी कि 1470 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहीं बात करें देश में पहला एम्स, वो था एम्स दिल्ली। वो एस्टैब्लिश हुआ था 1956 को, और उसके पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर बीबी दीक्षित। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह अनाउंस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर पहाड़ी कम्युनिटी इन डैश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डैश में पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की घोषणा की। तो वो कहाँ के पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस प्रदान किया है? तो किया है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर का। तो फिलहाल अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा राजौरी के रैली में की थी। वहीं जो इसका कागजी कार्रवाई है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो जब पूरा हो जाएगा तब उनको ये स्टेटस प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं जो ये रिजर्वेशन दिया गया है पहाड़ी कम्युनिटी को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी कि भाषा के आधार पे, और वहीं इस कम्युनिटी में आपको हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। और ये पहाड़ी लोग बसते हैं जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, मीरपुर और पीर पंजल वैली में। Which country has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar in 21-22? कौन सा देश 2021-22 में चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है? तो वो बना है ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए इंडिया। भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर ही नहीं, वो साथ में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है। वहीं भारत ने एक साल में करीब करीब 5 लाख मेट्रिक टन का शुगर केन प्रोड्यूस किया है, और इसके साथ ही भारत ने रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्ट का, और भारत ने करीब करीब 109 लाख मेट्रिक टन शुगर को एक्सपोर्ट किया है, जिससे कि भारत को 40,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। Which insects are the only non-humans found to be capable of learning parity categorization? समानता वर्गीकरण सीखने में सक्षम पाए जाने वाले एकमात्र गैर मानव कौन से कीड़े हैं? तो वो है ऑप्शन बी हनी बी। ऑप्शन बी मधुमक्खी। तो पैरिटी क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड और इवन को कैटेगराइज करना, वो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, लेकिन अभी एक नया स्टडी हुआ है और उस स्टडी को पब्लिश किया है जर्नल फ्रंटियर्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ने, और उसके तहत बताया गया है कि जो मधुमक्खी है वो भी ऑड और इवन में क्लासिफाई कर सकता है। और ये बड़ा बात क्यों है? क्योंकि जो ऑड और इवन का जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन होता है उसको माना जाता है हाई लेवल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, और हनी बीज लोग ये सक्सेसफुली कैटेगराइज कर पा रहे। गूगल इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन डैश। गूगल डैश में अपना पहला क्लाउड क्षेत्र बनाने के लिए तैयार है। तो गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन बनाएगा ऑप्शन सी ग्रीस में। ऑप्शन सी ग्रीस। जो गूगल क्लाउड होता है वो रेफर करता है डाटा सेंटर्स को, जहां पे आपका जो ऑनलाइन डेटा होता है वो सेव होता है। आप जिसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, वो एक्चुअली में एक डेटा का यूनिट है जहां पे दुनिया भर का सारा डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। तो गूगल अपना पहला वहां पे क्लाउड रीजन को सेटअप करेगा, और जिसके लिए ग्रीस और गूगल के बीच में 2.2 बिलियन यूरोस का डील हुआ है।
और इसके तहत ग्रीस में 20,000 जॉब जनरेट होंगे 2030 तक, क्योंकि एक नया यूनिट, नया कंपनी खुलेगा तो वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बात करें गूगल की, तो गूगल खड़ा हुआ था 4 सितंबर 1998 को और इसका हेडक्वार्टर है यूएस का कैलिफोर्निया में। और इस कंपनी को खड़ा किया था, यानी इसके जो फाउंडर है वो है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। वहीं गूगल के करंट सीईओ है, उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। शांतिलाल शाह कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत सरकार द्वारा गठित शांतिलाल शाह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो वो संबंधित है ऑप्शन बी, इशू ऑफ अबॉर्शन, यानी कि गर्भपात से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसके तहत जो मैरिड या अनमैरिड फीमेल होती है वो अपना 24 हफ्तों तक सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सकती है। वहीं 2022 के कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज देख लेते हैं, जिसमें पहला है संजय अग्रवाल कमेटी, जिसे फॉर्म किया गया था टू स्ट्रेंथन द एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वहीं दूसरा कमेटी है चंद्र प्रकाश गोयल कमेटी, इसे फॉर्म किया गया था फॉर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। वहीं इंटर स्टेट काउंसिल का जो कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन है वो है अमित शाह जी। वहीं टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑन राइट टू रिपेयर, इसके लिए निधि खत्री जी को चेयरमैन बनाया गया था। वहीं विकास अग्निहोत्री कमेटी को फॉर्म किया गया था फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वहीं उषा थोरत जी को सेबी एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था फॉर म्यूचुअल फंड्स। वहीं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कमेटी बनाया गया था और इसे हेड कर रहे थे AR दवे जी, AR दवे। वहीं भारत में मंकी पॉक्स के केसेस को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाया गया था, जिसे हेड कर रहे थे VK पॉल जी, VK पॉल। वहीं सुरेश प्रभु जी हेड कर रहे थे ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के कमेटी को। तो कीर्ति पारक हेड कर रहे थे गैस प्राइसेस के कमेटी को। वहीं सस्टेनेबल फाइनेंसेस का जो कमेटी बना था उसे हेड कर रहे थे CK मिश्रा जी। Which country won the International Basketball Federation Women's Basketball World Cup? अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो जीता ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी यूएस ने। यूएस ने चाइना को 83-61 से हरा के ये वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और ये जो वर्ल्ड कप चल रहा था बास्केटबॉल का, ये कहाँ चल रहा था? तो ये चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। वहीं ये अमेरिका का लगातार 4th टाइटल है, तो वहीं अमेरिका 11 टाइटल अपने नाम कर चुका है। वहीं बात करें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो ये फॉर्म हुआ था 18 जून 1932 को, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है हामेन नियांग, हामेन नियांग। The Pulumpara village panchayat of which state has become the first totally digitally literate panchayat in the country? किस राज्य की पुलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो वो बनी है ऑप्शन डी केरल की, ऑप्शन डी केरल राज्य की। तो ये पुलमपारा विलेज पंचायत है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पड़ता है और ये बन गया है देश का पहला टोटली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो इसे डिजिटल लिटरेट पंचायत बनाने के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था डिजी पुलमपारा प्रोजेक्ट। और इसके तहत जो उस गांव के 3300 रेसिडेंट है 14 से 65 साल के बीच में, उनको डिजिटल शिक्षा दी गई ताकि वो भी मोबाइल चलाना सीख सके। तो पूरे 1 साल के ट्रेनिंग के बाद वहां के लोग मोबाइल चलाना सीख गए और इसके साथ ही वो जो गांव है वो बन गया डिजिटल लिटरेट पंचायत। वहीं बात करें केरल की, तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। वहीं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो केरल में कुल जिलों की संख्या है 14। वहीं केरल से कुल 20 लोकसभा के लिए सीटें अलॉटेड है, तो राज्यसभा के लिए केरल से सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें अलॉटेड है। Which bank adopted 30 remote villages across 6 states under its ग्राम सेवा प्रोग्राम? किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के 30 दूरस्थ गांवों को गोद लिया? तो बैंक है जिसने 30 गांवों को गोद लिया वो है
ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एसबीआई। तो एसबीआई का जो ग्राम सेवा प्रोग्राम है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसका ये 4th फेज है जिसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत भारत के 6 राज्यों के 30 रिमोट गांवों को एसबीआई ने अडॉप्ट किया। वहीं एसबीआई अब तक 130 गांवों को अडॉप्ट कर चुका है इस फ्लैगशिप स्कीम के द्वारा। Which insurance company has launched the Insure India campaign? किस बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया? तो शुरू किया है ऑप्शन डी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। और ये जो इंश्योर इंडिया कैंपेन है इसे एचडीएफसी ने लॉन्च किया है ताकि भारतीयों को लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में एजुकेट किया जा सके। वहीं बात करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की तो ये वर्ष 2000 में फॉर्म हुआ था और वहीं इसकी करंट सीईओ है विभा पदलकर। National Payments Corporation of India and the Central Bank of which country has signed an MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड? भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एनपीसीआई के साथ ओमान का सेंट्रल बैंक ने MOU साइन किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वहीं भारत की तरफ से इस MOU पे हस्ताक्षर किए हैं वी मुरलीधरन जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। और वहीं बात करें ओमान की तो ओमान की राजधानी है मस्कैट और वहीं करेंसी है ओमानी रियाल। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंडियन एयर फोर्स डे? किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। तो हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश हुआ था। वहीं इस साल यानी 2022 में इंडियन एयरफोर्स का 90th फाउंडेशन डे था। वहीं बात करें इंडियन एयरफोर्स की मोटो की तो वो है नभः स्प्रीशम दीप्तम जो कि लिया गया है भगवत गीता से, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। वहीं जो करंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है वो है विवेक राम चौधरी। इनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द डैश वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 2 to 8 अक्टूबर। भारत में डैश वन जीव सप्ताह 2022 पूरे भारत में 2 से 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो चला था 2 से 8 अक्टूबर तक, उसका ये 68 एडिशन था। ऑप्शन सी 68 एडिशन। और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इसलिए मनाया जाता है टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। वही नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक बनाने का जो आइडिया था वो प्रपोज किया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इन 1952। लेकिन पहली बार वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया 1957 को। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो पॉलिटी से रिलेटेड है कि जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का जो पॉलिसी मेकिंग है उसको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कब किया गया था? तो किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि पोषण अभियान वॉज लॉन्च इन विच ईयर? पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।